हेलो एवरीवन। तो कैसे हो सारे? जिसके साथ मैंने आज पॉडकास्ट डाला है उसका नाम है अनिरुद्ध भाई। ठीक है। एंड कमाल की बात ये है, इन्होंने बहुत अच्छा स्टार्टअप बना लिया है। ठीक है, बहुत 4 स्टार्टअप पहले फेल हुए हैं। ठीक है, ये 5वां स्टार्टअप है उनका। एंड इसे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत सारे कॉम्पिटिशन जीते हैं इस वाले स्टार्टअप में इन्होंने। ठीक है। एंड मेन बात बताऊँ क्या है, इनको 17.5 LP का जॉब ऑफर भी था। ठीक है, इन्होंने वो रिजेक्ट करके फुल टाइम अब स्टार्टअप फाउंडर ही हैं एंड इसमें बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो मैं मानता हूँ उनके लिए बहुत रिस्पेक्ट है, क्योंकि भाई फुल टाइम अगर तुम कोई जॉब छोड़ते हो जिसमें तुम्हारी पता है मंथ एंड में सैलरी आनी ही आनी है, एंड फाउंडर ऐसी चीज़ है कि भाई सुनने में बहुत कूल लगता है। ठीक है, बट तुम्हें पता नहीं है कि भाई अगले महीने के पैसे हैं नहीं है, अपनी जेब से लगाने पड़ रहे हैं, क्या हो जाए ये वो। तो ज़रूर देखो भाई, बहुत अच्छा पॉडकास्ट है। एंड जो भी स्टार्टअप करने का सोच रहे हैं मेरे भाई, तो उनके लिए तो बहुत चीज़ें नई सीखने को मेरे पता लगेंगी। ठीक है, तो ये सब है। अगर तुम्हें थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक कमेंट करना एंड बताना कि तुम्हें क्या क्या चीज़ अच्छी लगी। तो भाई आगे देखो पॉडकास्ट। सो हेलो एवरीवन। आज हमारे साथ है अनिरुद्ध लाखा। ही इज फाउंडर ऑफ वूफर्स। इनका एक एनजीओ भी है जिन्होंने स्टार्ट करा था 2020 में। एंड राइट नाउ ही इज अ फाइनल ईयर स्टूडेंट एट बीटेक स्टूडेंट ऑफ कोर्स। एंड क्योंकि सब लोग बीटेक ही करते हैं आज के टाइम पे तो ये नागपुर से इन्होंने बीटेक करी थी। एंड ही ऑल्सो ग्रैब सम प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज which he neglected because he's more passionate about his startup. तो ये सब करने के लिए बहुत ज्यादा मतलब हिम्मत चाहिए, क्योंकि अपना सबका यही होता है कि यार मंथ एंड में आराम से सैलरी आएगी तो भाई हम इतना झंझट क्यों करें। बट राइट। कुछ चीजें रिस्क पे लेनी पड़ती हैं, कुछ चीजें हमें करनी पड़ती हैं। ही इज वेरी पैशनेट अबाउट दिस। एंड हम इनकी जर्नी से जानेंगे कि फाउंडर्स की लाइफ में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। ठीक है। एंड हम ये जानेंगे कि इनका कॉलेज लाइफ कैसा था। ठीक है, स्कूल में क्या क्या चीज़ें थी, इनका आइडिया कैसे आया भाई ये स्टार्टअप का आइडिया का। क्योंकि एक कुछ ना कुछ इंसिडेंट होता है, कुछ ना कुछ स्टोरी होती है हर एक स्टार्टअप के पीछे। तो इनकी हम स्टोरी जानेंगे कि इनकी स्टार्टअप की क्या स्टोरी थी एंड इनके चैलेंजेस एंड इनकी गलतियां इन, क्योंकि हर कोई इंसान अपनी लाइफ में कुछ कुछ गलतियां करता है जिसको बाद में उसको लगता है यार ये चीज़ मैं अगर सुधार लेता ना तो ज़्यादा बेटर होता, आज मैं कहीं और होता। तो हम ये सब जानेंगे अनुरुद्ध भाई की जर्नी से। सब बढ़िया चल रहा है। अभी जस्ट आपके कॉल के पहले हमने कुछ इंटरव्यूज निपटाए हैं फॉर आवर स्टार्टअप्स। ओके। तो एवरीथिंग गोइंग वेल बाय द गॉड ग्रेस। तो मतलब हायरिंग वगैरह स्टार्ट कर दी है वूफर्स वगैरह में? या अभी करंटली वी हैव अ 25 पीपल ऑफ टीम। एंड अभी चीज़ों को ओह। एक्सपांड करने के लिए हम लोग उसको और हम्म। थोड़ा लोगों को ऐड ऑन कर रहे हैं ना इन आवर स्टार्टअप। हम्म, बहुत बढ़िया भाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दिस। बिकॉज थैंक यू तुम सो मच। एक एम्प्लॉय मतलब एम्प्लॉय की जगह एक एम्प्लॉयर बन गए। तुम किसी का घर चला रहे हो भाई, ये बहुत बड़ी चीज है। ठीक है, टू बी ऑनेस्ट। थैंक यू सो तो मच। बढ़िया है यार ये सब चीजें। तो अपने स्टार्टअप के बारे में बताओ, अपना लोग जाने कि भाई अनिरुद्ध है कौन एक्चुअली, एंड क्या क्या आपका बैकग्राउंड रहा है, कैसे स्टार्टअप का आइडिया है, ये सब बताओ हमें। तो जैसे कि आप अभी स्टार्टअप के बारे में पूछ रहे हो जो जिसका नाम वूफर्स हम्म। इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड है। सो इट इज़ हम्म। वर्किंग बेसिकली फॉर द पेट इंडस्ट्री। ठीक है, वेयर वी आर वर्किंग फॉर द पेट हेल्थ सेक्टर। लेकिन वूफर्स चालू करने के पहले ना इसकी एक बहुत लंबी जर्नी है कि वूफर्स जस्ट लाइक अ स्टार्टअप चालू नहीं हुआ। वो फॉर अ मिशन फॉर अ नोबल कॉज के तरफ से चालू हुआ है। तो बिफोर स्टार्टिंग वूफर्स मैंने एक एनजीओ स्टार्ट किया था व्हेन आई वाज 16 ईयर ओल्ड बॉय। इट्स नेम इज नागपुर स्ट्रीट डॉग्स, जहाँ पे हम लोग स्ट्रीट डॉग्स का रेस्क्यू, ऑपरेशंस, फीडिंग ड्राइव्स, ये सारी चीज़ें करते थे। वी हैव आवर ओन शेल्टर टू। तो हम्म। 2020 में मैंने चालू किया था। बाय द टाइम मेरी टीम बनी, हमारे 250 से ज़्यादा लोग वॉलेंटियर्स हमसे जुड़े ऑन दिस नोबल जर्नी। एंड 2023 में ना एक रेस्क्यू केस आया था मेरे पास में। तो हम लोग बूटस्ट्रैप एनजीओ है, अभी भी हम लोग कहीं से फंडिंग नहीं लेते हैं, हम लोग पूरा सेल्फ फंडेडली सारी चीज़ें करते हैं। तो उस समय भी सेल्फ फंडेड थे, बीइंग अ स्टूडेंट अर्निंग सोर्सेस नहीं था, हम हमारे पॉकेट मनी से चीज़ें करते थे। तो एक रेस्क्यू केस आया था जो हम लोग नहीं बचा पाए वो डॉग को अनफॉर्चुनेटली। द रीज़न बिहाइंड उसके ट्रीटमेंट में बहुत ज़्यादा अमाउंट का खर्चा था, मतलब हम्म। 50,000 से 60,000 रुपए का उसके ऑपरेशन का खर्चा था, जो कि हमारा उस टाइम पे 2-3 महीने का ये बजट होता था फॉर द फीडिंग एंड रेस्क्यू। हम वो डॉग की जान नहीं बचा पाए। तो वहाँ पे एक तो मैं पेट्स के साथ, एनिमल्स के साथ, स्ट्रीट डॉग्स के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड था। तो मेरे को ना बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ इमोशनली। दैट वाज़ अ पेन पॉइंट कि मैं मार्केट में उतरा कि यार मैं फंडिंग की वजह से नहीं बचा पाया, तो आई नीड समथिंग कि मुझे एक इंस्टेंट फंडिंग आते जाए। उसी समय ये समझ में आया कि ये सिर्फ मेरे एनजीओ की प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे न जाने कितने एनजीओ है जो अच्छा करना चाहते हैं बट लैक ऑफ फंड की वजह से वो लोग अपने ऑपरेशंस को कंटिन्यू नहीं कर पाते।
उसी दौरान पैरेलली मुझे मार्केट समझ में आया कि पेट मार्केट में एक ट्रीट्स कैटेगरी नई बूम हो रही है, क्योंकि पेट पेरेंट्स की मेंटेलिटी चेंज हो गई है। अब वो अपने पेट को बच्चों समान ट्रीट करते हैं। नाउ दे वांट सम जेन्युइन प्रोडक्ट्स फॉर देयर पेट्स। तो एक पेन पॉइंट समझ में आया, मार्केट गैप समझ में आई, और एक रीजन था ये चीज को चालू करने के लिए। तो वहां से वूफर्स की जर्नी चालू हुई 2023 में। तो 2023 में मैंने वेटनरीज की हमारी टीम थी, उनके साथ कंसल्ट किया, पेट पेरेंट्स के साथ कंसल्ट किया कि उनको एक्चुअल में क्या चाहिए फॉर देयर पेट्स। तब जाकर के चीजें समझ में आई कि दे वांट समथिंग व्हिच मेक्स सम रियल इम्पैक्ट। तब वूफर्स की जर्नी चालू हुई। हमने 2023 में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप किए, 2023 से 24 हमने पायलट प्रोग्राम रन किए अबाउट आवर प्रोडक्ट, एंड 2025 में हमने फाइनली लॉन्च किए। अब अगर मैं स्टार्टअप के ऊपर आऊँ कि हमारा स्टार्टअप करता गया है, वूफर्स एक्चुअल में है क्या। सो वी आर मेकिंग सीरम बेस्ड फॉर्मुलेटेड ट्रीट्स which boost the immunity of the pets and reduce the chances of disease by 30 to 40%। हमारी सारी ट्रीट्स ह्यूमन ग्रेड सब्सटेंस से बनी है, यानी कि मैं खुद खा सकता हूँ। हम सिर्फ बोलते नहीं हम क्लीन या प्रिजर्वेटिव फ्री है, हम सीधा प्रूफ करके दिखाते हैं। हम बोलते कम है, करके ज्यादा दिखाते हैं। एंड थर्ड, हम लोग आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स ला रहे हैं पेट्स के लिए, जो नीम, अश्वगंधा, टर्मरिक होते हैं, ये सारी चीजों को इंक्लूड करके हम पेट्स के मेटाबॉलिज्म बूस्ट हो इसलिए ला रहे हैं। अब ब्रांड आ गया, ब्रांड के यूएसपीज आ गए। अब एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमारी जर्नी चालू हुई थी स्ट्रीट डॉग्स एंड एनजीओ से, और हमारी जर्नी अभी भी उसी पे चल रही है, क्योंकि हमारे पैकेट का एक पार्ट ऑफ प्रॉफिट एनजीओ में डोनेट बैक होता है। तो दिस वूफर्स इज नॉट ओनली वर्किंग फॉर द प्रॉफिट, इट इज वर्किंग फॉर द नोबल कॉज। तो हम ब्रांड के साथ एनजीओ की लाइफलाइन है, जहाँ पे हम एनजीओ को सपोर्ट कर रहे हैं हर मंथ, हर दिन, ताकि उनके ऑपरेशन, जैसे हम लैग कर गए डॉग की जान बचाने के लिए, हम नहीं चाहते कि दूसरा एनजीओ या और कोई डॉग की जान सिर्फ फंड्स की वजह से ना बच पाए। तो हम चाहते हैं कि उस चीज को, उस गैप को हम फुलफिल करें। तो इस तरीके से हम चीजों को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो वूफर्स में कुछ प्रोडक्ट्स हैं, क्या-क्या चीज़ें हैं वूफर्स के अंदर जो आपने बनाई हैं अभी तक? क्या-क्या यूएसपी है? अ, अभी हम लोग 9 एसक्यूज के साथ आ गए हैं। तो वन इज द बिस्किट्स कैटेगरी, सेकंड इज अ स्टिक्स कैटेगरी। तो बिस्किट्स के जो हमारी यूएसपी है, इट इज सीरम बेस्ड फॉर्मुलेटेड ट्रीट्स, जो इम्यूनिटी बूस्ट करते हैं, डिसीज के चांसेस 30 to 40% तक रिड्यूस होता है। सेकंड इज लाइक कि कंप्लीट फॉर्मुलेशन इज मेड ऑन ह्यूमन ग्रेड्स, यानी कि पेट मेरा बच्चा है, राइट। मैं पेट को मेरे बच्चे समान ट्रीट करता हूँ, तो मैं उसको वही खिलाऊंगा जो मेरे लिए बेनिफिशियल हो। उस मेंटेलिटी को ध्यान में रख के हमने हमारे 1.5 साल इन्वेस्ट किए टू क्रैक दैट फॉर्मुलेशन, कि वो ट्रीट्स मैं खुद खा सकूं। इतना क्लीन प्रोसेस पे हमने बनाया। तो दैट इज द यूएसपी, सेकंड यूएसपी। एंड थर्ड, वी विल बी द फर्स्ट ब्रांड इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स फॉर द पेट्स। हम एशियन इंडियन टेक्नोलॉजी को चिकन के साथ, मटन के साथ इन्फ्यूज कर रहे हैं, जिसमें पेट की बॉडी तक टर्मरिक, अश्वगंधा, नीम, ये चीजें पहुंच पाए। हम सबको बेनिफिट्स पता है उसके कितने अच्छे होते हैं, एंड उससे पेट की बिल्कुल। मेटाबॉलिज्म बूस्ट होंगी, गट हेल्थ जो होता है वो बूस्ट होगा। ओवरऑल हेल्थ फैक्टर से हम लोग काम कर रहे हैं फॉर द पेट। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। तो एक चीज़ बताओ, एक मेरा क्वेश्चन था, जैसे आई एम नॉट इनटू द पेट डोमेन, मतलब मुझे नहीं पता पेट के बारे में इतना। तो मेरे बहुत, मेरे ख्याल से बहुत बकवास क्वेश्चन कह लो या वैसे कह लो, ये जो पेडिग्री वगैरह आते हैं, ठीक है, तो ये ह्यूमन नहीं खा सकते क्या ये सब चीज़ें? नहीं, उनका फॉर्मूलेशन ओके। ऐसा बना ही नहीं है। इनफैक्ट उनका जो फॉर्मूलेशन है ना, अब मैं यहाँ हाँ, पे हाँ। कोई ब्रांड का नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं हाँ, ओवरऑल हाँ, आपको हाँ। मार्केट की कंडीशन बता रहा हूँ कि कंप्लीटली फूड जो रहता है ओवर प्रोसेस्ड होता है और फुल ऑफ केमिकल्स होता है। कई बार तो कंज्यूमर को ट्रांसपेरेंसी ही नहीं होती कि जो वो अपने पेट को खिला रहे हैं उसमें मिला क्या है। ठीक है, ये कंडीशन है मार्केट की, ये हालत है अभी मार्केट का। उसी चीज को सॉल्व करने के लिए वी ब्रिंग विद द वूफर्स। तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि हमारा अकेले का ब्रांड है जो ह्यूमन ग्रेड सब्सटेंस में काम कर रहा है, लेकिन जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं उनके प्रोडक्ट आर नॉट मेड विद द ह्यूमन ग्रेड्स। अभी कुछ नए स्टार्टअप्स आए हैं फॉर द कैट कैटेगरी का, जितना मुझे पता है, जहाँ पे उन्होंने ग्रेवी बनाया जो कि दे कैन ईट, मींस ह्यूमन कैन आल्सो कंज्यूम द थिंग्स आउट। बट द अदर यूएसपी व्हाट वी आर हैविंग, शायद ही अभी इंडिया में उसके साथ कोई लॉन्च हुआ है। दैट्स व्हाट वी आर कैरिंग विद अस। पेट वाला डोमेन मतलब दिमाग में आया कैसे? मतलब कैसे पेट की तरफ एक अट्रैक्शन होता है? मतलब एक पेट पेरेंट होते हो तुम, तो तुम्हारा एक पेट लवर बन जाते हो, है ना? तो वो चीज़ कैसे स्टार्ट होती है? मतलब मुझे वो चीज़ जाननी कि पेट पेरेंटिंग वगैरह कैसे होती है? ये सब चीज़ें। सी आई डोंट हैव एनी पेट विथ मी। ठीक है, मेरे घर में ओके। पेट नहीं है, लेकिन मेरे घर के नीचे 15 से 20 स्ट्रीट डॉग्स रहते हैं, तो दे आर माई पेट्स, तो दे आर फ्री। ओके। तो मेरी जर्नी ही जो चालू हुई थी इस चीज को लेकर कि वो स्ट्रीट डॉग्स के साथ चालू। मैं बचपन से डॉग लवर था,
जहाँ रोड पे बचपन में मेरे को डॉग दिखता था, मैं उठा के घर पे लाता था। बहुत डांट पड़ती थी, वापस रख के आ, जहाँ से उठा करके लाया है। तो कभी अलाउ नहीं किए पेरेंट्स ने पेट रखने के लिए। ऐसा नहीं कि पेरेंट्स अगेंस्ट थे, हम फ्लैट में रहते हैं, तो उनका ये बोलना है कि यार वो जानवर को कैद करने का कुछ मतलब नहीं है, उन्हें फ्री स्पेस चाहिए। जब हमारा इंडिपेंडेंट घर होगा, हमारे पास गार्डन स्पेस होंगी, तब पालेंगे। अभी उन्हें सड़क पे ही रहने दो, वहां पे खेलो। कोविड से मेरा ना इनके साथ का जो कनेक्शन था, इमोशनल कनेक्शन, वो ज्यादा बढ़ा। कोविड में इंसानों को खाना नहीं मिल पा रहा था, एंड जो ये एनिमल्स है, स्ट्रीट डॉग्स, स्ट्रीट काउज, ये लोग ना लेफ्ट ओवर फूड्स पे रिलाय करते थे। रेस्टोरेंट वाला अपना लेफ्ट ओवर फूड डालते थे। लोग अपने घर से निकलते थे तो एज अ गुड विल में 2-3 रोटी लेके निकलते थे, घर का बचा हुआ खाना बाहर फेंक देते, तो जो डॉग्स खा लेते थे। अब उस समय क्या, कोविड में कंप्लीट लॉकडाउन, कोई निकल ही नहीं रहा है, तो उनके लिए खाना मिलना इज वाज लाइक इम्पॉसिबल। तो मैंने एक छोटा सा स्टेप अपने साइड से लिया कि मैंने जो मेरे घर के नीचे 5-10 डॉग्स थे, मैंने उनको फीड करना चालू किया। वहां से जर्नी स्टार्ट हुई 2020 में। Nothing was planned to start an NGO, nothing was planned to start a woofers like of startup. सब by the time होते गया। तो मेरा जो कनेक्शन था पेट्स के साथ, बेसिकली बहुत ज़्यादा डॉग्स के साथ, वो ये सोशल कॉज के साथ चालू हुआ, स्ट्रीट डॉग्स के साथ। फिर बाय द टाइम जो मैंने आपको बताया कि हमने एनजीओ चालू किए, फिर हमारे साथ जो चीज़ें हुई, उसके बाद फिर वूफर्स का ध्यान आया कि यार लेट्स मेक समथिंग जो पेट के लिए भी बेनिफिशियल हो, और विद द सेम टाइम वो स्ट्रीट एनिमल्स के लिए, स्ट्रीट डॉग्स के लिए भी सपोर्ट बैक करे। So it's completely working for a noble cause, I would say, more than a business. So that's how the affection, that's how the connection started with the dogs and all. तो थोड़ा अपने एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में बताइए कि कॉलेज में कैसा था, जब आप मतलब ऐसा होता है कि हम जेई वगैरह करते हैं, देन हम कॉलेज में जाते हैं, देन भाई वहाँ का एनवायरनमेंट कैसे, कॉलेज लाइफ कैसी थी, मतलब फिर उधर से तुमने स्टार्ट करा ये सब चीज़ें करना, तो कैसे कैसे स्टार्ट करा? So basically मेरा बैकग्राउंड इंजीनियरिंग स्टूडेंट का ही है, ठीक है। और मैं ये पर्सनली बिलीव करता हूँ कि इंजीनियर स्टूडेंट ना इंजीनियरिंग के अलावा सारी चीज़ें कर लेता है। वही बिल्कुल। पैशन और वही मेंटेलिटी मेरी थी। तो जब मैं, मतलब मेरा तो सपना था आईआईटी वगैरह में करने का। आई गॉट अ गुड थिंग, बट मेरे को जो आईआईटी मिल रहे थे वो बहुत लो ग्रेड वाले थे, एंड दूसरी ब्रांच से मिली, तो मुझे झक मार करके मेरी सीटी में लेना पड़ा एडमिशन। सो आई स्टार्टेड विद द कॉलेज। जैसे सब लोग सपने के साथ आते हैं कि यार जॉब लेंगे, ये वो लेंगे, हाँ हमें 50 लाख का पैकेज चाहिए, बट स्टार्टिंग से ना मेरे इसमें था यार, आई वॉन्ट टू डू समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स। मुझे खुद से कुछ बनाना था कि यार क्यों हम जॉब के पीछे भागे, क्यों ना हम खुद ही जॉब देना चालू कर दे लोगों को। वो मेंटेलिटी मेरी फर्स्ट ईयर से थी। तो आई वॉज एन एवरेज स्टूडेंट, ऑनेस्टली स्पीकिंग, बड़ा चढ़ा करके नहीं बताऊंगा, मैं कोई टॉपर नहीं था, एवरेज स्टूडेंट था। लेकिन मैं हर एक चीज में पार्टिसिपेट करता था। वो नई चीज सीखना, नए एनवायरनमेंट में एनरोल होना, नए लोगों से मिलना, वो मेरे पास स्टार्टिंग से ही मेरा एक मेंटेलिटी था कि नहीं यार, अपन आए कॉलेज में तो सिर्फ पढ़ने थोड़ी आए। इट इज आपको जो 4 साल मिले वो ऐसे साल है, आप मतलब चीजें स्टार्ट करो, फेल हो, तभी आप सीखोगे। वो सीखने के 4 साल है, राइट। नॉट ओनली द थ्योरेटिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज। तो मैं उसमें बिलीव करता था। मैं मोर ओवर 6 से 7 क्लब्स में था कॉलेजेस में। तो मैं क्लब्स में जा करके मैंने चीज़ें सीखा, बहुत सारी चीज़ें वहाँ से समझ में आई। मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, मुझे क्लब्स में सीखने मिला। वहाँ से आई स्टार्टेड विथ लाइक सेकंड ईयर में मुझे आइडिया आ गया वूफर्स का। वहाँ से वूफर्स की जर्नी चालू हुई। तो आई वॉज एन एवरेज स्टूडेंट। मेरा एक तो मैं ना एनजीओ चलाता था व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, अभी भी चलाता हूँ। स्टार्टअप पे काम करना चालू किया, और मेरे को ना ट्रैवल का शौक है। मैं हर महीने एक लोकेशन पे जाता ही हूँ घूमने के लिए। मेरी ओके। अटेंडेंस 50-60% रहती थी। मैं आकर के फिर मेडिकल लगा लगा करके उसको 75 करता था, जो सबकी बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। बट दिस वाज लाइक हाउ आई वाज, कि मैं क्लासेस अटेंड नहीं करता था, लेकिन हाँ मैं सीखता था बाहर प्रैक्टिकल वर्ल्ड में घुस करके। तो इंजीनियरिंग खत्म किए, अच्छा सीजीपीए था मेरा, 8.5 के आसपास मेरा मेंटेन किया। देन अभी भी चल ही रहा है वो, एंड आई गॉट अ फ्यू ऑफर्स बेसिकली फ्रॉम ऑफ कैंपस। तो मेरे पास 3 ऑफर थे, जिसको मैंने रिजेक्ट करके मेरे स्टार्टअप पे रिलाई करने का फोकस किया। कि मेरे पास 3 ऑफर थे, आई वुड मेंशन दैट कि 9.5, 12.5 और 17.5, ये 3 ऑफर लेटर मेरे पास आए थे, जो मैंने ऑफ कैंपस अप्लाई किया था बिकॉज ऑफ माई मैनेजमेंट स्किल्स एंड द आईटी सेक्टर का जो मुझे डेवऑप्स वगैरह आता है, सारी चीज़ें। बट व्हाट आई डिसाइडेड कि यार जॉब मुझे आज से 2 साल बाद भी मिल जाएंगी,
राइट, मेरे पास स्किल्स है। हो सकता है कि मैं मेरे को आज 17 लाख का पैकेज मिल रहा था, मैं 2 साल कंटिन्यू करता तो मेरा वो पैकेज 50 लाख का हो जाता। हो सकता है 2 साल बाद मेरे को वापस 15-17 लाख से चालू करना पड़ेगा, आई एम ओके। बट आई डोंट वांट एनी रिग्रेट कि यार मेरे दिमाग में ऐसा आइडिया था, काश मैं मेरे आइडिया पे काम करता तो आज मैं कहीं और होता। वो रिग्रेट नहीं किया था। इट वाज लाइक कि यार लेट्स गिव इट अ ट्राई, करके देखते हैं कहाँ तक जाता है स्टार्टअप। बाय गॉड ग्रेस बहुत अच्छा चल रहा है अभी। तो इट वाज जस्ट लाइक कि खुद का कुछ करना है, जॉब लेना नहीं है, जॉब देना है और कुछ इम्पैक्ट लाना है मार्केट में, राइट। क्यों सिर्फ दूसरों के आइडिया पे काम करो, एक बार अपने आइडिया पे काम करके देख लो क्या होगा। नहीं चलेगा आप उससे, लेकिन चीजें जो सीखोगे ना वो आप जॉब में नहीं सीख सकते, राइट। जो आप स्टार्टअप, मैंने जो पिछले स्टार्टअप जर्नी में सीखा हो वो मैं ना कॉलेज में सीख पाया और शायद ना मैं कोई जॉब में सीख पाता। जो मेंटल प्रेशर, जो फाइनेंशियल डिसीजन आपको लेना पड़ता है, जो स्ट्रेटेजी बनाना पड़ता है, दैट इज अ वेरी गुड थिंग। मतलब ड्रॉपिंग द प्लेसमेंट मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। एंड मुझे ये बताइए, जैसे आपने पहले कोई आपने बताया अभी आपने पहले भी स्टार्टअप करा हुआ है, तो वो क्या स्टार्टअप था? Correct. मतलब क्या उसका दिमाग इसका वो क्या स्टार्टअप था, कैसे दिमाग में आया वो सब चीज़, और क्या-क्या उसकी जर्नी रही, वो चीज़ बताओ मुझे? या सो बिफोर स्टार्टिंग वूफर्स मैंने ना मेरे फ्रेंड की एजेंसी में काम किया था। मेरे फ्रेंड ने जो स्टार्ट ही किया था, इट वाज अ डिजिटल एजेंसी। सो दे लुक फॉर द मार्केटिंग, आपका पूरा सोशल मीडिया, परफॉर्मेंस मार्केटिंग, मेटा एड्स, ये सारी चीज़ें वो हैंडल करते थे, मतलब पूरा ब्रांड प्रेजेंस। तो जब मैं थर्ड ईयर की स्टार्टिंग में था, जब वूफर्स का आइडिएशन पायलट प्रोग्राम चल रहा था, तब मैंने उसको ज्वाइन किया था कि लेट्स स्टार्ट विथ यू। मेरे को बहुत फैसिनेटिंग लगता था यार, नए नए लोगों से मिलना, नए नए आइडिएशन पे काम करना, नए डील्स को क्रैक करना। तो मेरा मोर ओवर काम वहाँ पे क्लाइंट्स ऑनबोर्डिंग का था एंड उनके मेटा एड्स एंड परफॉर्मेंस मार्केटिंग में मैं थोड़ा बहुत एनरोलमेंट करता था। तो वहाँ से आई जस्ट स्टार्टेड, मेरे दोस्त का स्टार्टअप था, तो इन अ गुड विल आई स्टार्टेड विथ हिम। देन मेरा भी जब एक बार रफ्तार पकड़ा, देन फिर आई स्विच फ्रॉम दैट एजेंसी टू माय कंपनी। उसके साथ साथ मैंने और एक दो स्टार्टअप्स के साथ काम किया था। वो 2-3 महीने का काम था। इट वाज जस्ट लाइक एन एक्सपीरियंस ग्रैबिंग वाली बात थी कि लेट्स ट्राई वाला पार्ट। तो ये था कि बहुत कुछ सीखने मिला मुझे। अपनी कंपनी स्टार्ट करने के पहले जो छोटे छोटे मिस्टेक्स होती है ना, जो अर्ली स्टेज में स्टार्टअप्स करते हैं, वो मुझे उनके साथ काम करके सीखने मिला, उनके साथ बात करके सीखने मिला। और वो गलतियां मैंने मेरे स्टार्टअप में नहीं किया। हालांकि मैंने बहुत गलतियां की। जैसे आपने बताया आप पे एक प्लेसमेंट ऑफर भी था, ठीक है? आपको आपने घर पे ही बताया होगा ये सब चीज़ कि भाई मेरे पे प्लेसमेंट ऑफर भी है। देन भाई उनका क्या रिएक्शन था जब आप वो कह रहे हो कि प्लेसमेंट जब आप ड्रॉप कर रहे हो, तो क्या रिएक्शन था भाई? देखो, मेरे घर पे कुछ भी नहीं पता था। मैं जब एनजीओ चला रहा था, एनजीओ के बारे में नहीं पता था। उनको लगता था मैं कोई एनजीओ में काम करता हूँ। उनको ये नहीं पता था कि उनका लड़के एनजीओ चला रहा है, 250 लोग की टीम को मेंटेन कर रहा है, ठीक है। सेकंड चीज, जब मैंने वूफर्स चालू किया 2023 में, वो भी नहीं पता था। मैंने 2 साल लोन लेकर के धंधा बनाया हूँ। जब मैंने लॉन्च किया 2025 के सितंबर मंथ में, तो मैंने उनको 5 दिन पहले बताया कि मेरा ऐसा ऐसा स्टार्टअप है और मैं उस पर काम कर रहा हूँ। और अभी तक घर पे नहीं पता है कि मेरे पास में 3 प्लेसमेंट ऑफर थे और मैं छोड़ करके बैठा हूँ। अगर अरे पता चल भाई! जाता तो आई गेस रिएक्शन कुछ होता। लेकिन अभी ऐसा है कि अगर अभी बता भी दूंगा ना, तो दे नो कि वेयर आई एम स्टैंडिंग राइट नाउ, व्हाट आई एम अचीविंग ओके। इन इंडिया। अभी हम लोग यार इंडियन फाइनल्स जीत करके आए हैं, जहाँ पे 1700 से ज्यादा टीम्स में से 12 टीम सिलेक्ट हुई थी फॉर इंडियन फाइनल्स। अच्छा, वो जो तुमने या रील डाली थी उसमें तुम जीत गए हो, वो जो था? एग्जैक्टली, ओके। बैंगलोर में हुआ था वो। हाँ, हाँ, हाँ। तो 1700 टीम्स थी ओवरऑल इंडिया में, जिसमें आईआईटी आईएम जैसे लेवल के कॉलेजेस के स्टूडेंट्स ने अप्लाई किए थे। स्टूडेंट्स नहीं थे, मतलब मैक्सिमम वे पास आउट स्टूडेंट्स, ग्रेजुएट हो चुके थे, 2-3 साल का एक्सपीरियंस होल्ड कर रहे थे। तो उन वैसे कैटेगरी में से 12 स्टार्टअप को चुने फॉर द नागपुर सॉरी इंडियन फाइनल्स, एंड वहां पे वूफर्स एक था जो जीत करके आया है। तो दैट इज द बेस्ट वैलिडेशन आई गेस। तो अब पेरेंट्स को अगर मैं बता भी दूं कि मैं प्लेसमेंट छोड़ के बैठा हूँ, दे विल बी प्राउड कि ठीक है, ठीक है, आई एम प्रूविंग द थिंग्स आउट। इवन तो नागपुर फाइनल्स हुआ था, जहाँ पे नागपुर से 200 प्लस स्टार्टअप्स ने पार्टिसिपेट किए थे, एंड नो वन ऑफ द स्टूडेंट, ठीक है, सब लोग हायर एज के थे। वहां पे वी वे द विनर, ईओजीएससीए ने कंडक्ट कराया, तो नागपुर फाइनल्स हम जीते थे। वहां पे हमें एक विनिंग चेक मिला था। अभी बैंगलोर में हम लोग जीत करके आए, मुंबई गए थे, मुंबई में जीत करके आए। तो द थिंग इज कि व्हाट वी हैड मेड द प्रोडक्ट, सबसे बेस्ट चीज जो लोग इम्प्रेस होते हैं, जब मैं मेरी ट्रीट्स मैं खुद खा जाता हूँ। डॉग ट्रीट्स अगर मैं खा रहा हूँ
तो मुझे मेरे प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि व्हाट आई हैव मेड। तो 2 साल का इन्वेस्टमेंट जो मैंने डाला हो उसका रिजल्ट आज दिख रहा है मार्केट में। तो दैट इज द बहुत थिंग कि सही। पेरेंट्स को ज्यादा कुछ पता नहीं है, मैं बताना बिलीव नहीं हम्म करता हूँ अनलेस एंड अनटिल आई मेक इट। सो हम्म। दैट्स द थिंग इज, अब उनको यार इंस्टाग्राम पे चीजें दिख जाती है तो कुछ नहीं कर सकते। वो ब्लॉक तो तो कर नहीं चलो सकता। सही बात है। ब्लॉक करोगे तो दूसरे अकाउंट से देख लेंगे। उसमें यही और तो है। प्रॉब्लम्स हो जाएगी। हम्म, वही वही राइट। वही। तो मुझे ये बताओ, जैसे आपका एक्सपीरियंस बताओ यार, ये तो ये चीज मुझे नहीं पता लगी, ये इंडिया फाइनेंस, नागपुर फाइनेंस, बैंगलोर फाइनेंस की क्या क्या चीज होती है, पहली बार सुना है ये मैंने, वो इसके बारे में बताओ। सी ऐसे ना बहुत सारे वेंचर फर्म्स होते हैं, बहुत सारे हम्म स्टार्टअप कम्युनिटीज होती है, एंटरप्रेन्योरशिप फर्म्स होती है जो ना कई सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज कराती है, which हम्म is where you can pitch to the real investors. It is not a competition. It is one-on-one talk with the angel investor and the VC firms. तो ये हम्म लोग क्या करते हैं ना, इनकी जैसे मैं अगर इंडियन फाइनेंस वाली बात करूँ जो मैं बेंगलोर में जीता हूँ, अगर मैं उसकी बात करूँ तो इट वाज लाइक दैट कि वो 2025 से चल रहे हैं उसके राउंड्स। इनके हम्म 5-6 राउंड होते हैं। पहला आपको एक डॉक्यूमेंट होता है, मतलब गूगल शीट समान, वहाँ पे आपको हम्म आपके स्टार्टअप को एक्सप्लेन करना पड़ता है इन वर्ड्स, ट्रैक्शन क्या हम्म है, क्या आइडिया पे काम कर रहे हो, वहां से शॉर्ट लिस्ट होते हैं बच्चे। फिर हम्म एक और फॉर्म आता है जिसपे आपको और इन डेप्थ डिटेल्स देना पड़ता है, वहां से और शॉर्ट लिस्ट होता है। फिर थर्ड राउंड में एक वन ऑन वन पीच होता है, जैसे कि आप कोई एक वेंचर फर्म के लिए काम कर रहे हो, यू आर अ स्टार्टअप ऑन बोर्ड पर्सन, तो आप और मेरी बात होंगी। ठीक है, आप ऐसे 50 स्टार्टअप्स में से बात करें, फिर से आपने शॉर्ट लिस्ट किए। फिर जो बचे हुए हम्म शॉर्ट लिस्ट होते हैं उनका सेमीफाइनल होता है। सेमीफाइनल में कुछ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या वीसी फर्म्स के जो वीपी होते हैं वो लोग बैठते हैं, 5-6 लोग की टीम होती है, वो ऑनलाइन होता है, दैट इज अ सेमीफाइनल। वहां से फिर फाइनलिस्ट सिलेक्ट होते हैं, फिर वो फाइनलिस्ट का जो पूरा कंपटीशन होता है या इन्वेस्टर टॉक होता है, फिर वो प्रॉपर हम्म ऑफलाइन जगह पे होता है जो मेरा बेंगलोर में हुआ। सो दैट वाज द जर्नी कि हम हम्म ऑलमोस्ट 4-5 राउंड क्रॉस करते करते फाइनल्स तक पहुंचे। तो ऐसे बहुत सारे वीसीज वाले लोग कराते हैं, जैसे अभी जो हुआ था इट वाज अ निटिक्विस्ट फाइनल, हम्म इंडिया निटिक्विस्ट इंडियन फाइनल्स, व्हिच वाज को पावर्ड बाय पेडल स्टार्ट एंड सीसेम। तो दिस बोथ हम्म आर द बिग वीसी फर्म्स। ठीक है, पेडल स्टार्ट बहुत अच्छी फर्म है, हमारी उनसे बात भी चल रही थी फॉर द इन्वेस्टमेंट एंड टर्म्स, अभी भी चालू है। सो द थिंग्स हम्म कि ऐसे वीसी फर्म्स आते हैं जो स्टार्टअप्स को पूरे पैन इंडिया से एक प्लेटफॉर्म पे लाते हैं जहां से उनको फिर डायरेक्ट कनेक्ट मिल पाए टू द इन्वेस्टर एंड काइंड ऑफ पीपल्स। सो बहुत लॉन्ग जर्नी होती है, बस करते जाओ। आपका अगर स्टार्टअप में दम है, आपके एग्जीक्यूशन में दम है, तो आप भी नेक्स्ट इंडियन फाइनल्स बन जाओगे। शार्क टैंक इंडिया में जाने का। राइट, वी आर प्लानिंग, वी हाँ हाँ। आर इन द टॉक्स, we had also cleared few rounds, so ओके। we are on the stage right now, means अभी ongoing onboard process पे चल रहा है। लेट्स सी ये साल हम फीचर हो पाते हैं कि नहीं, ये साल नहीं तो ओके। नेक्स्ट ईयर तो फॉर श्योर हो जाएंगे। अरे बहुत बढ़िया भाई, मुबारक हो। थैंक यही यू यही थैंक यू। कॉन्फिडेंस चाहिए भाई, मतलब यही स्टार्टअप करने में ना, यही वो हमें वो चाहिए कि हमारे प्रोडक्ट में दम है। एक एक हाँ। चीज मैं मेंशन करूंगा, कॉन्फिडेंस चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं चाहिए। ठीक है, मेरे में जो कॉन्फिडेंस बना है वो पिछले 13 महीने जो हमने पायलट प्रोग्राम रन किए थे, जो मार्केट वैलिडेशन पे हमने पहले फोकस किए, 2 साल इन्वेस्ट किए, उसके बाद बना है। लोग क्या करते हैं, जो मतलब मैं किसी को डिफेम नहीं करूंगा, बट फाउंडर्स क्या करते हैं, प्रोडक्ट बना लेते हैं, वो बहुत ज्यादा ऑब्सेस हो जाते हैं कि नहीं भाई हमने बहुत क्रेजी फाड़ू प्रोडक्ट बनाए हैं, बट क्या उसकी सही में मार्केट में नीड है, पहले वो वैलिडेट करो। इसलिए लॉन्च के पहले हमने जब 13 महीना पायलट प्रोग्राम में बर्न आउट किए मनी, डेट वाज टू वैलिडेट कि क्या सही में मेरे प्रोडक्ट की नीड है कि नहीं है। जिस दिन पता चल गया रिपीटेड कस्टमर्स आ रहे हैं और कस्टमर अंधा पैसा डालने के लिए तैयार है, तब जाके वो कॉन्फिडेंस है कि यस मैंने कुछ तो क्रैक किया जो मैं मार्केट में लॉन्च कर सकता हूँ। तो स्टार्टअप जो मैं सीखा हूँ यार, जो मिस्टेक्स करते हैं, डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंस ओवर योर प्रोडक्ट। आप अकेले नहीं हो इस दौर पे, बहुत सारे लोग आपके साथ इस रेस पे, मेरे जैसे बहुत सारे ब्रांड्स हैं। मैं ये नहीं बोलूंगा कि यस आई एम कमिंग विद द न्यू सॉल्यूशन इन इंडिया, तो ऐसा कोई नहीं आ सकता है। आएंगे कॉम्पिटिटर्स आएंगे, ठीक है, आपसे बड़े कैपिटल लेकर के कॉम्पिटिटर्स कूदेंगे यहाँ पे। एक चीज मैं, जो नए स्टार्टअप्स है और जो बाकी पब्लिक में, उनको ये बताना चाहता हूँ कि जो स्मॉल स्टार्टअप होते हैं ना, उनको कभी बड़ी कंपनी टेक ओवर नहीं करती है, उन्हें फास्ट एग्जीक्यूशन वाली कंपनी टेक ओवर करती है।
एग्जीक्यूशन इज इंपॉर्टेंट इन दिस इंडस्ट्री। कोई बड़ी कंपनी आके आपको टेक ओवर नहीं करेंगी, जो जितना ज़्यादा फास्ट एग्जीक्यूट करेगा वो आपको टेक ओवर करेगा। दैट इज़ द बेसिक लॉजिक। तो एग्जीक्यूशन सबसे पहले होना चाहिए। मैंने एक गलती किया मेरे स्टार्टअप जर्नी में कि मैं ना प्लान करते रहता था, उसको एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाता था। समझ रहे हो कि प्लानिंग तो मतलब ऐसा था कि यार पहले हम परफेक्ट प्लान बनाएंगे, परफेक्ट चीज़ बनाएंगे, फिर हम उसको लॉन्च करेंगे। नो नीड। एक चीज़ बन गई ना, एग्जीक्यूट करके देखो। लॉन्च करना इज इम्पोर्टेंट, उसको ब्यूटीफाई तो बाद में भी कर सकते हैं, राइट। लैपटॉप जब बना था कितना बड़ा बना था, राइट। मैंने वो कोट पढ़ा था कि यार फर्स्ट लॉन्च इट देन मेक इट ब्यूटीफुल। अब आपको समझ में आया कि आप जिसको ऑब्सेशन मान रहे थे वो उसकी तो नीड ही नहीं है मार्केट में, आपको पिवट करना पड़ रहा है। प्लानिंग इज इम्पोर्टेंट बट एक लिमिट तक। एक महीने का प्लान करो, उसको एग्जीक्यूट करके देखो। दैट्स द बेसिक थिंग। लोग प्लानिंग में घुस जाते, एग्जीक्यूशन ही नहीं हो पाता। ये मैं बहुत सीखा हुआ, और मैं अपना एग्जीक्यूशन पे ध्यान देता हूँ। प्लानिंग बहुत हो गई, अब एग्जीक्यूट किया जाए। सही, बहुत बढ़िया। एज क्या है भाई तेरी? गेस करो। 20। यार करेक्ट। यू आर 20 21 ईयर का हूँ। ओल्ड। तू 21 का है और तूने या इंडिया फाइनल जीत लिया, इंडिया नागपुर भी जीत लिया, मुंबई भी जीत लिया भाई। और शार्क अभी टैंक भी हैदराबाद इंडिया जा में रहा आने वाला हूँ। है। अभी अरे 5 तारीख वाह। को हैदराबाद जा रहा हूँ। हम्म, वो भी जीत सही करके भाई। आऊंगा। एक आईडी बूट बिल्कुल भाई। कैंप होता है, हम वो भी जीत करके आए थे। वो तो क्या क्या 2024 जीत में लिया भाई? आइडिएशन। यार कॉम्पिटिशन्स तो बहुत जीता हूँ मैंने, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। हमने मतलब आप अगर मेरा लिंक्डइन देखोगे ना, आपको काफी चीजें दिख जाएंगी। हमने बहुत सारे कंपटीशन, यूनिवर्सिटी लेवल का तो आप छोड़ ही दो, बट जो नेशनल और जो नेशनल लेवल के होते हैं, हमने वहां पे बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो भाई गॉड ग्रेस यार, आशीर्वाद है बस भगवान का, और कुछ नहीं है। बहुत बढ़िया। थिंग इज, अच्छा काम कर रहा हूँ ना मैं, मुझे पता है इस स्टार्टअप का आउटपुट क्या है, तो पीपल आर सपोर्टिंग। तो देयर शुड बी सम विजन, द लॉन्ग टर्म विजन फॉर योर स्टार्टअप। एवरी स्टार्टअप शुड नॉट स्टार्ट विद द प्रॉफिट, ओके। देयर शुड बी द प्रॉफिट बट देयर शुड बी द विजन, क्या प्रॉब्लम सॉल्व क्या कर रहे हो। व्हाट वी आर सॉल्विंग, वी आर मेकिंग द पेट हेल्थ ऑन द बेस्ट नोट। हम फॉरेन ब्रांड्स को बाइकआउट करके इंडियन ब्रांड्स को प्रमोट कर रहे हैं कि जो पेडिगिरी, रूल्स, इस तरीके जो ब्रांड्स है ये सारे फॉरेन ब्रांड्स है, राइट। आप इंडियन ब्रांड को चूज करो। इंडियन ब्रांड्स में भी सेम चीज है, अगर आप इन डेप्थ जाकर के उसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ोगे तब तो। सपोर्ट देम, व्हाई यू आर सपोर्टिंग टू द अनदर ब्रांड। इंडियन इकोनॉमी को ग्रो करना है तो इंडियन ब्रांड्स को सपोर्ट करो, राइट। आई वांट टू बिल्कुल। मेक द चेंज कि यार लोगों का ना वो आइडिएशन चेंज करना है कि इंडियन ब्रांड्स आर मोर बेटर देन इंडियन टेक्नोलॉजी। जो आयुर्वेदा टेक्नोलॉजी है वो आर मोर बेटर देन द फॉरेन की फूड टेक्नोलॉजी। वो इम्पैक्ट लाना है मुझे, उस आइडिएशन पे काम करो। पेट पेरेंट्स को एजुकेट करना है। वो घर का खाना कुछ भी खिलाते हैं, वो नहीं बना है यार उनके लिए। उनका गट रोटी चावल के लिए नहीं बना है, उनका गट दूसरी चीजों के लिए बना है जो पेट फूड होता है, वो खिलाना चाहिए। पेट पेरेंट्स को एजुकेट करना है। ऑन दैट मिशन व्हाट वी आर वर्किंग। एंड द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हिच वी कैन नॉट फॉरगेट एनी टाइम, टू सपोर्ट द एनजीओ, टू बी द लाइफलाइन फॉर द एनजीओस। प्रोडक्ट प्रॉफिट बिजनेस बाद में है, टू मेक सम रियल इम्पैक्ट फॉर द स्ट्रीट एनिमल्स वो हमारे लिए सबसे टॉप प्रायोरिटी पे आता है। ऑन दैट व्हाट वी आर वर्किंग राइट नाउ। तो जब आप एक विजन के साथ काम करते हो तो यार आप सारी चीजें जीतते जाते हो। जब आप वूफर स्टार्ट कर रहे थे, आपने प्लान कर लिया कि हम ये प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक है, पूरा प्लानिंग वगैरह सब कर ली कि ऐसे ऐसे करना है, आपने लोन कैसे उठाया? क्योंकि आजकल के सबसे ज़्यादा टाइम ये होता है कि हमें पैसा कौन देगा, कोई भी स्टार्टअप फाउंडर है जो स्टार्ट करना चाह रहा है, हम पे पैसा कौन लगाएगा, तो सबसे ज़्यादा ये डाउट रहता है। तो आपने कैसे करा वो डील? यहाँ पे ना दो चीज आती है जो मैंने अपने खुद के स्टार्टअप को कैसे फंड किया। पहला, मैं ना खुद से फ्रीलांसिंग वगैरह करता था और स्टॉक मार्केट में बहुत इन्वेस्ट करता था। वहाँ का जो प्रॉफिट आता था मैं यहाँ पे भी, जब पैसों की बात है कि हाउ आई फंडेड माई ओन स्टार्टअप। सो जब स्टार्टिंग डेज थे तब मैं खुद फ्रीलांसिंग करता था, तो थोड़ा बहुत स्टॉक से मैं कमाता था, थोड़ा बहुत फ्रीलांसिंग से कमाता, लेकिन वो उतना इनफ नहीं था। तो मेरा ना, मैं आता हूँ यार मारवाड़ी बैकग्राउंड से, तो हमारे ना कनेक्ट होते जो हमें ब्याज पे पैसा देते हैं। तो मैंने बहुत सारे लोगों से, दोस्तों से ब्याज पे पैसा उठाया था, किसी से 50,000, किसी से 30,000, किसी से लाख 1.5 लाख। इस तरीके से मैंने पैसा कलेक्ट करके मैंने मेरे स्टार्टअप में डाला था। अब यहाँ पे ये था कि उसका ना एक टाइम पीरियड होता है कि आपको इतने 3 महीने में 6 महीने में आपको वापस करना है, और मैंने सबके पैसे बहुत लेट दिया था। बहुत ओके। ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। बट ठीक है, गुड टर्म्स थे तो चीजें कंटिन्यू होगी। तो अर्ली स्टेज में जो मेरे दोस्त थे, जो मेरे मतलब
अंकल वगैरह थे जिनके साथ मेरे अच्छे कनेक्ट्स थे, उन लोगों ने मुझे पैसों के साथ सपोर्ट किए, वहां से आई फंडेड माई स्टार्टअप। देन आफ्टर जब हमने जब पायलट सेल कंटिन्यू किए तो वहां से फिर हमारा रेवेन्यू जनरेट होता गया, तो फिर वो चीज़ें फिर वापस हमने पे बैक करते गए। तो सारी चीज़ें लोन से एक रिस्क से स्टार्ट हुई थी कि एक रिस्क लो। उस समय तो मैं स्टूडेंट था, पे बैक कैसे करूंगा नहीं पता, अर्निंग सोर्स कुछ नहीं था, लेकिन एक विजन था, एक कॉन्फिडेंस था अपने स्टार्टअप पे, अपने प्रोडक्ट पे। लोन लिया और बस चालू हो गया। दैट्स नॉट बहुत रिस्क अच्छे इन भाई, स्टार्टअप यार, एक छोटा बिल्कुल रिस्क लेना ही बिल्कुल। पड़ता है। हम्म, ये तो है। तो लोन वगैरह सब क्लियर, अब कुछ भी नहीं है, अब मार्केट से कुछ नहीं उठा सब रखा। सब किया। लॉन्च करने के तो पहले मैंने सबसे पहले हम्म, ट्राई किया कि मैं सारे लोन सॉर्ट करूं और एक हम्म, फ्रेश स्टार्ट करूं। तो मैंने सबसे पहले सबके हम्म। लोन चुकाए, उसके बाद फिर मैंने ब्रांड को लॉन्च किया। तो मैन्युफैक्चरिंग कैसे करी? कि आपने कुछ मैन्युफैक्चरिंग वाला रेंट पे लिया था या उनसे कुछ बातचीत करी, क्या कैसे करा मैन्युफैक्चरिंग डील? हमने हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग सेटअप की है। हम्म, एक अंकल है मेरे, मतलब उनको मैं चाचा बोलता हूँ, तो हम्म, ब्लड रिलेशन नहीं है बट बहुत क्लोज रिलेशन है हमारा। तो ही सपोर्टेड मी विद द मैन्युफैक्चरिंग हम्म, यूनिट। तो उनसे बात करके उन्होंने भी थोड़ा बहुत अर्ली स्टेज में मुझे एज अ मॉनिटरी सपोर्ट किए थे। तो उनकी फैक्ट्री है कानपुर में बहुत बड़ी, उनका इंडस्ट्री सेक्टर अलग है। तो ही सेड कि यार हम्म, मेरी फैक्ट्री में ना जगह खाली है, तो तू तेरी मशीन हम्म, खरीद ले और मेरे यहाँ पे सेटअप कर ले, कि तेरा अर्ली हम्म, मैन्युफैक्चरिंग सॉर्ट हो जाए। देखो रेंटल की टेंशन नहीं, इलेक्ट्रिसिटी बिल की टेंशन नहीं, हम्म, जो एम्प्लॉयज वर्कर्स होते हैं उसकी टेंशन नहीं रहेंगी। वो सारी चीज़ें मैं तेरे को एज अ गुडविल स्पॉन्सर कर देता हूँ कि तू अच्छा काम कर रहा है, तो मेरे तरफ से तेरे को सपोर्ट है। तो वहां से हमने हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, फर्स्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप किए थे। वहां से चीज़ें चालू हुई 2023 से, एंड स्टिल इट इज़ कंटिन्यूइंग ऑन द सेम प्लेटफॉर्म। तो हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कानपुर में है, एंड वहाँ पे प्रोडक्ट बन करके फिर नागपुर आता है। यहाँ पे हमारा गोडाउन है, यहाँ पे फिर हमारा इन हाउस पैकेजिंग एंड सारी चीज़ें होकर के फिर यहाँ से ऑपरेशंस होते हैं पूरे। रॉ मटेरियल जब हमने हमारा फॉर्मुलेशन बनाए थे, तो हमने हाँ ना, हाँ, हमारे कुछ वेंडर्स थे उनके साथ में हमने कॉन्ट्रैक्ट बना लिए थे कि हम आपसे लॉन्ग टर्म में, हमारा हर साल वो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होता है, तो ईयरली हमारा कॉन्ट्रैक्ट बना है कि रॉ मटेरियल्स हम आपसे लेंगे और यही प्राइस पे लेंगे, जो प्राइस उस समय चल रहा था। कुछ चीज़ें यहाँ पे मेंशन थी कि 6 महीने बाद इतना रुपए से, इतने पैसे से हम रॉ मटेरियल का कॉस्ट बढ़ाएंगे। तो एक कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है, तो रॉ मटेरियल्स हमारा फिक्स है, कहाँ से आना है, कितना आना है, तो वो सारा कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे चलता है। तो वी सॉर्टेड विद दैट थिंग फर्स्ट। से तुम्हारी अभी कॉम्पिटिटर्स अगर इंटरनेशनल मानो तो पेडिग्री या ये सब ब्रांड आते हैं, ठीक है? तो अगर जैसे प्रोडक्ट तो ऑलमोस्ट सेम ही होंगे, मतलब जैसे बिस्किट्स होते हैं वो सबसे पेडिग्री है, इस तुम्हारे और उसमें पेडिग्री में यही होंगे। तो पेडिग्री में अगर मान लो बिस्किट्स का क्या प्राइस होता है एंड तुम्हारे प्रोडक्ट्स का क्या प्राइस होता है, मतलब कंपैरिजन अगर तुम बता पाओ तो। या अब यहाँ पे एक छोटा सा मैं कंफ्यूजन क्लियर करना चाहूंगा। हम्म, पेडिग्री, ड्रूल्स, ये सब डॉग फूड इंडस्ट्री में काम करते हैं, उनका कैटेगरी जो है वो डॉग फूड का है, उनकी वहां पे मोनोपोली है। हम्म, हम जो इंडस्ट्री में एंटर किए वो है डॉग ट्रीट्स की। डॉग ट्रीट्स इज अनऑर्गेनाइज मार्केट, अभी नया नया बूम हुआ है कोविड के बाद में। हम्म, पेडिग्री की बिस्किट्स अवेलेबल है, ड्रूल्स की बिस्किट्स अवेलेबल है, लेकिन जो फॉर्मुलेशन हम देते हैं वो काफी डिफरेंट है। जो ह्यूमन ग्रेड ओके। सब्सटेंस हम बोलते हैं, दे आर नॉट मेकिंग विद ह्यूमन ग्रेड सब्सटेंस। और आई डोंट नो व्हाई उन्होंने अभी तक मोनोपोली इस इंडस्ट्री में नहीं बनाया है। शायद वो लोग वेट कर रहे हैं और बूम होने के बाद अपना कैपिटल इसमें इन्वेस्ट करने का। बट इनकी जो इंडस्ट्री है, दे आर वर्किंग ऑन द फूड इंडस्ट्री, तो ये लोग मेरे डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स नहीं है। मेरे जो डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स आते हैं वो आते हैं जो ब्रांड जो ट्रीट्स कैटेगरी में काम कर रहे हैं, लाइक हेड्स अप फॉर टेल्स हो गया, एपिलॉड हो गया, ठीक है, डॉग शेफ है, बेनीज बाउल है, इस टाइप के ब्रांड्स आते हैं। सो अब अगर मैं प्राइस पॉइंट की बात करूं, इनके जो पर केजी के हिसाब से अपन बात करेंगे, इनके जो पर केजी कॉस्ट होता है वो 500, 600, 700 केजी रहता है। ठीक है। हमारा जो प्रोडक्ट है वो आपको 500 के नीचे मिल जाता है, मतलब 300 से 400 रुपीज केजी में हमारा प्रोडक्ट हम आपको भाई। पहुंचा रहे हैं। अब यहाँ पे दो चीज आती है, पहला अफोर्डेबिलिटी। अकॉर्डिंग टू द कंपेयर, अगर आप पेडिग्री और बाकी ब्रांड्स के साथ करेंगे तो सबसे पहले अफोर्डेबिलिटी की, हमारा प्राइस रेंज कम है। सेकेंड, हमारे जो इंग्रेडिएंट्स है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है, जो ये ब्रांड्स नहीं कर रहे हैं, जो हम लोग ने एक यूनिकनेस लाए है। और थर्ड, जो मुझे उसके आगे कुछ बोलना ही ना पड़े, हम हमारी ट्रीट्स खुद खा बताते हैं। एंड ऑफ डिस्कशन विद द कॉम्पिटिटर्स हियर। अगर बिल्कुल। कॉम्पिटिटर हेल्दी बोल रहा है तो यार खा के दिखा दो, क्योंकि हम तो हमारी ट्रीट खा के दिखाते हैं, हम बोलने से ज्यादा करने पे विश्वास रखते हैं। दिस इज द बिल्कुल। कंपैरिजन बिटवीन ऑल ऑफ अस।
तो एक चीज़ बताओ, अगर हम उनकी जो आपके कंपटीटर्स हैं, उनकी ट्रीट्स खाएँगे तो क्या-क्या चीज़ें हो सकती हैं ह्यूमन बॉडी में? अगर तुम बता पाओ तो? मतलब आई वोंट बी एक्यूरेट ऑन दैट थिंग, हुँ, और हुँ। शायद मेरे पास उसका करेक्ट आंसर ना हो, बट मैं इतना बता सकता हूँ कि उनका जो फॉर्मुलेशन है वो पूरा पेट के लिए बना है। उसमें ओके। कुछ ऐसे केमिकल्स, कुछ ऐसे प्रिजर्वेटिव्स यूज हुए हैं जो कि पेट्स के लिए ठीक है। अगर ह्यूमन हुँ। खाएंगे तो स्किन डिजीज, एलर्जी, कुछ ना कुछ ऑब्वियसली होना ही है, नॉट हुँ, हुँ, बिकॉज हुँ, इट इज हुँ, नॉट हुँ। विद द ह्यूमन ग्रेड सब्सटेंस, हुँ, हुँ, है ना? हुँ। तो अब इसमें एक्यूरेट आंसर देना तो आई वोंट बी, क्योंकि मैंने उनका इन डेप्थ जा करके क्या साइड इफेक्ट्स होंगे वो तो देखा नहीं हूँ। हुँ, हुँ, तो हुँ, हुँ, हुँ। डिफरेंस है यार, आप स्मेल लेकर के देखोगे ना, हुँ, आपको इच्छा ही नहीं होगी खाने की। आप हमारा स्मेल हुँ। लेंगे, इट इज नॉर्मल लाइक पार्ले जी। मुझे ये चीज़ बताओ, जैसे उनका जो प्रोडक्ट है, ठीक है? जो ऑलरेडी ट्रीट्स हैं, जो डॉग ट्रीट्स होती हैं, वो ऑलरेडी पेट के लिए बनी हुई हैं, ठीक है? एंड जो तुम्हारा प्रोडक्ट है, वो भी डॉग ट्रीट्स के लिए बना हुआ है। वो तो चलो तुम बता रहे हो कि हाँ, चलो ह्यूमन्स खा सकते हैं, सो कोई वो नहीं होगा, नुकसान नहीं होगा। तो मतलब एट द एंड वो बनी तो डॉग ट्रीट्स के लिए है ना, मतलब डॉग्स के लिए बनी हुई है या पेट्स के लिए बनी हुई है। तो आप मतलब कैसे डिफरेंस बता पा रहे हो कि और क्या मतलब डिफरेंस है आपकी और उनके प्रोडक्ट्स में? सी सबसे पहला जो डिफरेंस आता है वो आता है इंग्रेडिएंट्स पे। ह्यूमन ग्रेड वगैरह तो वो हमारा एक यूएसपी आ गया कि हमने हुँ, उसको हुँ, वैसा हुँ। बनाया है। बट अगर हुँ, आप हुँ, हुँ। सिर्फ प्रोडक्ट डिफरेंस की बात करो तो वो आता है इंग्रेडिएंट्स के ऊपर। हुँ, अब हुँ। दे आर मेकिंग अ गुड ट्रीट्स, आई वोंट से कि हुँ, यार हुँ, उनके हुँ। प्रोडक्ट्स खराब है, उनके हुँ, हुँ, प्रोडक्ट्स हुँ। अच्छे हैं। बट हमारे जो प्रोडक्ट है, हमारा इम्यूनिटी बूस्टर है, डायरेक्टली इम्यूनिटी बूस्टर है, क्योंकि हमने उसमें एक सीरम ऐड किया है जिसमें विटामिन ए, हुँ, B12, ओमेगा 3, ओमेगा 6, इस टाइप के सब्सटेंस, इस टाइप के इंग्रेडिएंट्स उसमें हमने ऐड किए हैं विद द वेट फॉर्मुलेशन, जिस जो पूरा फॉर्मुलेशन वेट ने डिजाइन किया है, जिससे पेट की इम्यूनिटी बूस्ट होती है। सो दैट इज द हुँ, कंपैरिजन, दिस इज द ट्रीट्स। आप एक चॉकलेट खाते हो, दैट इज अ नॉर्मल चॉकलेट, आप प्रोटीन बार खाते हो, ठीक है? हुँ, हुँ, दोनों का हुँ। डिफरेंस आपको समझ में आ गया क्या है? किटकैट और एक कोई अच्छे ब्रांड की प्रोटीन बार खा रहे हो, तो वी आर अ प्रोटीन बार एंड दे आर द किटकैट। हुँ, दैट्स द बेसिक डिफरेंस नॉर्मल लैंग्वेज में। ओके, तो वी नाइस। आर द बहुत प्रोटीन बार फॉर द पेट्स, व्हाट वी कैन, यू कैन मतलब हुँ, मेंशन ऐसा ऐसा। सही, बहुत ये चीज़ काफ़ी अच्छी है। तो मतलब आपके में केमिकल प्रिजर्वेटिव्स इतने नहीं होंगे, उनके में थोड़े बहुत अगर लेमन वर्ड्स में बोला जाए, उनके में थोड़े केमिकल प्रिजर्वेटिव्स हैं जो साइड इफ़ेक्ट दे सकते हैं पेट के लिए, ये सब इन चीज़ें। इन लॉन्ग टर्म, इन लॉन्ग टर्म हुँ, अगर आप ओके। डेली फीड कर रहे हो तो शायद लॉन्ग टर्म में दे, एंड मेंटली हुँ, 101% देंगे। आई एम हुँ। नॉट मेंशनिंग एनी ब्रांड, बट हाँ देंगे हुँ, हुँ, जरूर। हुँ। बट हमारे ओके। ट्रीट्स को अगर आप लॉन्ग टर्म खिलाते भी हो ना, तो देयर विल बी नो साइड इफेक्ट्स, बट देयर विल बी हुँ, हुँ, हुँ। हेल्थ इम्प्रूवमेंट। जो हमारे पास में 2-3 फीडबैक्स आए हैं, जो हमारे पायलट प्रोग्राम से कस्टमर है अभी तक, दे हैड हुँ, हुँ, गिवन अस हुँ। द फीडबैक कि उनके डॉग का हेयर शेडिंग कंट्रोल में आ गया है, बॉडी वेट कंट्रोल में आ रहा है। तो ओके। वी हैड वैलिडेटेड दैट थिंग्स, दैट्स व्हाई वी हुँ। क्लेम दैट। तो मार्केट में ग्राउंड रियलिटी चेक कर रहे हो सब कुछ कि हाँ, ये सब कि हम अच्छा कर भी रहे हैं, नहीं कर एग्जैक्टली। रहे। यो दैट्स इम्पोर्टेंट एक्चुअली। स्टार्टअप जर्नी में ना सबसे इंपॉर्टेंट अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स के लिए आता है मल्टीपल चैलेंजेस। हुँ, हुँ, हुँ। वूफर्स के जो लॉन्चेस थे 4 बार फेल हुए, 5वां लॉन्च हमारा सक्सेस हुआ है, ठीक है? ओके। हमने 4 बार ट्राई किए टू लॉन्च अ ब्रांड, बट बहुत सारी छोटी छोटी गलतियों की वजह से हम हुँ, 4 बार लॉन्च नहीं कर पाए, एंड दैट हुँ, हुँ। लीड अस टू अ वेरी बिग डिप्रेशन वाला स्टेट कि क्यों नहीं लॉन्च हो पा रहा है। बहुत गंदे स्टेट में चले गया था मैं कि क्या, हुँ, हुँ, मतलब हुँ। डिप्रेशन टाइप आ गया था यार, सेल्फ डाउट चालू हो गया था। हुँ, हुँ, अब हुँ। जो गलतियां मैंने किया ना, मैं गलतियां बताता हूँ, तो जो स्टार्टअप फाउंडर्स लोग सुन रहे होंगे, आई गेस अर्ली स्टेज उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। कि सबसे पहला ना यार, आप अकेले सब कुछ नहीं कर सकती है, सोच के चल लो। आपको लोगों को ऑनबोर्ड करना पड़ेगा अगर आपको स्केल करना है। आप हुँ, हुँ, हुँ। अकेले ना लाख रुपए तक की सेल पे चले जाओगे, लेकिन उस लाख को अगर आपको 10 लाख रुपए सेल पे ले जाना है ना, आपको लोग लगेंगे। लोग क्या सोचते हुँ, हैं कि यार नहीं, 100% इक्विटी मैं रखूंगा, उसको इक्विटी दे दूंगा तो मेरे पास इक्विटी चले जाएंगी। यार इक्विटी चले जाएंगी ठीक है, लेकिन आप जहाँ पे 100% दे रहे थे, वहां पे आपको 50% और एक बंदा मिल गया जो आपके साथ काम कर रहा है, आप अपना काम बांट हुँ, सकते हो। राइट, एक एक डोमेन पकड़ के आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो टू स्केल अप द थिंग्स। अर्ली स्टेट फाउंडर का वही होता है कि मेरे को इक्विटी नहीं देना है, पर दो हुँ, लोगों को ऑनबोर्ड करो, दैट इज द बेस्ट थिंग अगर ग्रो हुँ। करना है।
सेकंड चीज जो मैंने गलती किया था, मैं सिर्फ प्लान करता था, एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाता था। प्लानिंग करो एक लिमिट तक, उसको एग्जीक्यूट करना सीखो। आप अगर प्लान करते रहोगे ना, प्लानिंग में रह जाएगा, स्टार्टअप ग्रो ही नहीं कर पाएंगे। एग्जीक्यूट करो। थर्ड चीज, आप लोग कॉम्पिटिशन्स में जाओ, आप लोग नेटवर्किंग सेशंस पे जाओ। फाउंडर्स ये बहुत गलती करते हैं कि यार वहाँ लोग आ रहे हैं, मैं क्या करूँ जा करके, मेरे को क्यों स्पिच सुनना है। नहीं, जाओ, सीखने मिलेगा। अर्ली स्टेज में क्या लगता है ना, लोग 2-3 मतलब पॉडकास्ट देख लेते हैं, अभी शार्क टैंक देख करके लोगों को लगता है कि नहीं हमें सारी चीज़ें पता है। लोग ओवर कॉन्फिडेंट चले जाते हैं कि यार मैं क्यों जाऊँ, है ना। कोई अगर गो टू मार्केट स्ट्रेटेजी के ऊपर टिप्स दे रहा है तो लोग सोचते हैं कि मैं क्यों जाऊँ, मेरे को सारी चीज़ें पता है। मैं भी ऐसी था पहले, ठीक है। बट जब से मैंने जानना चालू किया तब से समझ में आया वो वैल्यू ऑफ नेटवर्क। आज मैं जो हूँ बिकॉज ऑफ द नेटवर्क हूँ। योर नेटवर्क इज इक्वल टू नेटवर्थ, ये ध्यान रखो सब लोग। आपके जितने ज़्यादा कनेक्शंस उतना ज़्यादा आपका ग्रोथ। आज मेरे साथ जो अच्छे अच्छे लोग जुड़े हैं, जो मेरी कोर टीम है, ये मैं किसी का इंटरव्यू लिया या किसी को जाके पिच किया, ये लोग वो लोग नहीं है। ये लोग मेरे नेटवर्किंग के थ्रू मेरे को मिले, वो नेटवर्किंग के थ्रू मेरी टीम बिल्डअप हुई, एंड उस नेटवर्किंग के थ्रू मैं आज ग्रो कर पा रहा हूँ। इवन तो मेरा को फाउंडर मेरे एनजीओ में आया था एज अ वॉलेंटियर, वहाँ से उसको मैंने एज अ को फाउंडर ऑनबोर्ड किया। जितने भी मेरे टीम लीड्स है, जो कोर टीम मेरी है, ये सारी नेटवर्किंग की वजह से हुई है। लोगों को वेस्ट ऑफ टाइम लगता है, इट इज नॉट अ वेस्ट ऑफ टाइम, इट इज वेरी यूजफुल टाइम आई वुड से। एंड एग्जीक्यूट करो। मैं तो यही बोलूंगा यार, आइडिया आ रहा है ना यार, कितने लोग हैं हर दिन, सबको नया आइडिया आता है बिजनेस का, बट आगे वही बढ़ पाता है जो एग्जीक्यूट कर पाता है। एग्जीक्यूट जितना जल्दी करूंगी, लॉन्च फास्ट, फेल फास्ट, लर्न फास्ट, दैट्स इट। फेल ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है, नया कुछ चालू कर लेंगे, वो मेंटेलिटी पे चलो। और बैकअप प्लान मत रखो भाई। बैकअप प्लान, मैं बहुत सारे लोगों को देखा हूँ, स्टार्टअप कर रहे हैं लेकिन जॉब के साथ कर रहे हैं। ना जॉब होंगी ना स्टार्टअप होगा। बैकअप प्लान जिस दिन हाथ से गया ना, जब पता है कि यार प्लान ए और प्लान बी मेरा स्टार्टअप ही है, तो आप जी जान लगा दोगे। बस वही चीज़ यही है। है। जैसे एक होता है डॉग फूड, एक होता है डॉग ट्रीट, दो कैटेगरीज होती हैं अलग अलग। क्या डिफरेंस होता है इन दोनों कैटेगरीज में, एक बार मुझे वो बताओ। एक चीज़ है, वही है डॉग फूड में, उसमें ज़्यादा वैरायटी नहीं रहती है, वहाँ पे ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होते हैं, एंड दैट इज जस्ट कि वो कंप्लीट मील है। कई बार डॉग को कंप्लीट मील की जरूरत नहीं है, राइट। अभी पेट फूड में ना आपको वो न्यूट्रिशन, वो सारी चीजें नहीं मिल पाती है जो आपको ट्रीट्स में मिल जाए। ओके। जैसे हम रोटी सब्जी खाते हैं, बट अगर हम जिम कर रहे हैं तो हम एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स ऐड करते हैं हमारे बॉडी के रिक्वायर्ड कैलोरीज एंड बाकी सारी चीजों को फुलफिल करने के लिए। हम रोटी सब्जी खा रहे हैं, हमारी मील हो गई, बट उसके साथ हम क्या करते हैं, हम वे प्रोटीन लेते हैं, राइट। हम एक्स्ट्रा स्प्राउट्स खाते हैं, हम चने को हमारी डाइट में इंक्लूड करते हैं, चिकन, एग, पनीर। ये सारी चीजें क्या हो गई, ये सारी चीजों की ट्रीट्स जो आपके इनर मेटाबॉलिज्म और आपकी इनर रिक्वायरमेंट चीजों को फुलफिल करने के लिए हेल्प कर रहा है। तो रोटी सब्जी हो गई इज अ डॉग फूड, लेकिन अगर आप जिम जा रहे हो, आपको सारी चीजें मेंटेन करना है, उसके लिए आपको ट्रीट्स लेना पड़ेगा, दैट इज अ डॉग ट्रीट्स। इन अ सिंपल ओके। वर्ड्स, ज़्यादा टेक्निकल वर्ड्स में ना जाकर के मैंने एक सिंपल एग्जांपल से एक्सप्लेन कर दिया। आई होप दैट इज क्लियर टू यू, बट दैट इज द थिंग, बिल्कुल। टू फुलफिल द पेट्स, पेट को जो विटामिन, जो न्यूट्रिशियस वैल्यू की जरूरत है ऑन द रियल बेसिस, जो फूड्स फुलफिल नहीं हो पाती, तो दैट हैज केम विद द डॉग ट्रीट्स एंड ऑल। उसको एज अ ट्रेनिंग ट्रीट्स दो, उसको एज अ फंक्शनल ट्रीट्स दो, या उसको आप मील्स के साथ इंक्लूड करके, तो इट्स completely on your diet, but that is very important to for the overall metabolism and overall growth for the pets. पहली बार आप पिच देने गए होंगे, ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं कि आपने पहली पिच दी एंड वहाँ पे आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। कई बार ऐसा होता है कि हमें बहुत, कभी कभार बहुत ज़्यादा ना ब्रूटल भी हो जाता है वो चीज़ें। कभी कभार होता है कि हमें मतलब फीडबैक मिलता है लेकिन हमें पता है वो अंदर से बंदा गाली ही दे रहा है कुछ कुछ चीज़ें होती हैं, तो कुछ कुछ ऐसे एक्सपीरियंस रहे हैं आपके, कभी रहते बहुत ही है मेरे बहुत सारे, बहुत सारे, मतलब यार मेरे में इतना कॉन्फिडेंस कभी था ही नहीं, मेरे को स्टेज फियर था बहुत ओके। ज्यादा। मैं स्टेज पे जाके ना कांपता था, ऑनेस्टली। जब मेरे स्टार्टिंग स्टार्टिंग के पिच के फेजेस थे ना, स्टेज पे जाके नर्वस हो जाता था। स्टार्टिंग में मेरी बहुत सारी पिचेस बिगड़ी है, बोलना कुछ और जाता था, बोल ही नहीं पाता था, अटक जाता था, ठीक है, स्टम्बल कर जाता था। बहुत नर्वसनेस थी, कांपता था। मतलब स्टेज पे जाके पहले हाथ शिवर कर रहे हैं, पैर शिवर कर रहा है, नर्वसनेस
फिर गले तक, मतलब गले में ऐसा भारी भारीपन लगता है ना कि जब नर्वस हो जाते हैं। ऐसी सिचुएशंस बहुत थी। स्टार्टिंग के पिचेस सही में बहुत बेकार जाते थे, लेकिन दैट्स व्हाट द थिंग इज नाउ कम, एग्जीक्यूशन और कंसिस्टेंसी। मैंने बाय द टाइम अपने आप को डेवलप किया, ठीक है, मैं बहुत प्रोनाउंसिएशन में बहुत प्रॉब्लम आती थी मुझे, वोकेबलरी अभी भी है, बहुत सारी चीज़ें, वो बाय द टाइम मैं सीख जाऊंगा। तो ये चीज़ें कब आएंगी ना, जब आप पार्टिसिपेट करना चालू करोगे। आप अगर मेरे को उस समय डर लगता था, नर्वस, अगर मैं जाता ही नहीं था, तो शायद मैं आज अभी यहाँ पे पॉडकास्ट में भी नर्वस रहता था, या तो मैं शायद फाइनल्स भी नहीं जीत पाता था, क्योंकि आपका प्रेजेंटेशन ही आपका बिजनेस क्या है वो बताता है। इन्वेस्टर्स को बिजनेस के पहले फाउंडर को देखना है कि फाउंडर में क्या कॉन्फिडेंस है, फाउंडर कितने अच्छे से चीज़ें प्रेजेंट कर पा रहा है। बिजनेस तो बन जाएगा, पर क्या फाउंडर में कॉन्फिडेंस है चीज़ों को ऑन द टेबल पुट करने का। तो स्टार्टिंग फेजेस में मैंने बहुत चैलेंजेस फेस किया। स्टेज पे जाता था, पिच अच्छी नहीं गई, हार गए, कोई बात नहीं, दूसरे कंपटीशन में जाओ, वहां पे चीजें सीखो। तो करते करते ही ये चीज आती है। ये आपको कोई चीज सिखा नहीं सकता है, या ये कोई ऐसी ऑनलाइन वाली चीज नहीं है। जब तक आप वो क्राउड को फेस नहीं करोगे ना, तब तक आप वो कॉन्फिडेंस डेवलप ही नहीं करोगे। इसलिए नेटवर्किंग सेशन में जाना जरूरी है, कि आपको वहाँ पे बात करना आता है। और बीइंग अ फाउंडर, आपको चीजें बतानी आनी चाहिए। अगर आप अपने प्रोडक्ट को एक्सप्लेन ही नहीं कर पाओगे, आप कितना भी अच्छा प्रोडक्ट बना लो, नहीं चलने वाला। और एक और चीज, आप जब पिच करने जा रहे हो, सारे इन्वेस्टर्स को पता है यार, अगर ये अर्ली स्टेज स्टार्टअप है तो ये ब्लंडर करेगा, ये अटकेगा, ये नर्वस होगा, और उनको वो उस चीज को जज ही नहीं करते। अगर आप अर्ली स्टेज हो, इन्वेस्टर को पता है, तो वो इस चीज को जज नहीं करेंगे, वो ये जज करेंगे कि आपका स्टार्टअप आइडिया क्या, आप सॉल्व क्या कर रहे हो। और बस एक सॉर्ट ऑफ कॉन्फिडेंस, आप पिच करते करते अगर अटक गया ना, फाउंडर, आप वो इन्वेस्टर आपका आप अटके, आपने इंग्लिश में अच्छे से नहीं बोले, ठीक है, आपने हिंदी में बोले, वो इस पे जज नहीं करते। वो आपके स्टार्टअप और आपके कॉन्फिडेंस पे जज करते, आपके विजन पे जज करते। तो गलतियां होंगी, उसको एक्सेप्ट करो, और चीजों को अडेप्ट करते हुए, डेवलप करते हुए आगे बढ़ते जाओ। उसको इन्वेस्टर, एंजल, वीसी को बस धंधा देखना है, ठीक है, आपकी लैंग्वेज नहीं देखता है वो, आप इंग्लिश में बात कर पा रहे हो कि आप हिंदी में बात कर रहे हो, वो आप बाय द टाइम ना डेवलप हो जाएगा। आपको एक वो साइकोलॉजी एक्सपर्ट देंगे, वो आपको सारी चीज़ें सिखा देंगे, आप शायद इन्वेस्टर से अच्छी इंग्लिश बोलना सीख जाओ। वो एक दो महीने की चीज़ है, बट एक विजन और एक वो चीज़ों को, कॉन्फिडेंस को मेंटेन रखो, और ये आपको बाय द टाइम ही आएगा। तो मैंने बहुत चीज़ें फेस किया, चीज़ों सीखते सीखते मैंने बहुत सारी पिचेस दिया हो यार, एंड नंबर ऑफ पिचेस दिया हो, तब जाकर के मैं आज इतनी चीज़ें कर पा रहा हूँ, एंड वो करते करते ही आएंगी। जैसे आज के टाइम पे क्या हो गया है ना, जैसे आप हायरिंग वगैरह भी करते हो, आपकी टीम है, जैसे आप बता रहे 25 लोगों की टीम है, तो कुछ चीज़ें आपको लगता है कि हमें लोगों की नीड कम पड़ गई बिकॉज ऑफ एआई, बिकॉज हमें कुछ भी रिसर्च करनी होती है, हम सीधा जीपीटी पे चले जाते हैं। कुछ भी हमें डिज़ाइन बनाना होता है तो हम उससे इंस्पिरेशन ले लेते हैं, एंड विद इंस्पिरेशन मेरे ख्याल से डिज़ाइन बनाने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो वो भी कर देता है। तो एंड वेबसाइट का आपको पता ही है, क्लाउड कोड वगैरह ये सब चीज़ें कितनी आ गई हैं। तो कुछ लगता है फ़र्क कि हाँ, अगर ये एआई नहीं होता, आज 25 जनों के लिए हमें मेरे ख्याल 40 जने चाहिए होते हैं, कुछ ऐसा फील होता है? 101%। ओके। ये होता ही है फिल, मतलब एआई ने इतना इजी कर दिया है कि मेरे को, अगर मेरे कंपनी में 5 फुल टाइम डेडिकेटेड लोग भी है ना मेरे जैसे, जो अपने मतलब वूफर्स को अपना स्टार्टअप करके, तो मेरे को 25 लोग की भी नीड नहीं हो, 5 लोग में मैं अच्छा खासा धंधा बना लूंगा। ऑनेस्टली बता रहा हूँ, एआई ने इतना मदद किया है हमें कि अब छोटे छोटे टास्क के लिए हमें लोग नहीं चाहिए। मतलब रिपोर्ट्स बनाना है, एग्जीक्यूट करना है, एआई विद इन अ सेकंड कर देता है। सीआरएम टूल्स आ गए हैं, जोहो इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, उडो अपने बिजनेस टर्म्स देता है, तो बहुत सारी चीजें एआई ने सॉर्ट कर दिया है। इवन दो, अगर आप मेरे पास में ग्राफिक्स की टीम है 5 लोगों की, ठीक है, जिसमें वीडियो एडिटर्स, ग्राफिक्स, सोशल मीडिया, ये लोग आते हैं। अगर आप मेरा पेज देखोगे ना, अभी एक नया वो चालू हुआ है कि बच्चा है तू मेरा, वो जो है ना अभी धुरंधर में, वो मामा वाला, कि बच्चा, अभी वो एक पोस्ट बहुत वायरल हुआ है, सारे ब्रांड्स डाले कि बच्चा है तू मेरा 99 में ट्रीट्स का। तो वो चीज मैंने भी मेरे पेज पे पोस्ट की है हम लोगों ने। वो ओके। ग्राफिक ने नहीं बनाया, मैंने 2-3 ब्रांड की स्क्रीनशॉट लिया, उसको जीपीटी पे गया, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं, कोई नैनो बनाना नहीं, जीपीटी पे गया, मैंने 3 ब्रांड डाला, मैंने वहाँ पे एक प्रॉम्प्ट लिखा कि यहाँ पे मेरे को वूफर्स के हिसाब से बनाना है, ये मेरा प्रोडक्ट है। बस वो मामा के हाथ जो
वो था कैरेक्टर, उसके हाथ से आप वो दूसरा प्रोडक्ट हटा करके मेरा प्रोडक्ट ऐड कर दो, और आप वो जा करके देखना आफ्टर दिस ना, आपको लगेगा कोई प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर ने बनाया, नहीं वो जीपीटी ने बनाया, मैंने 5 मिनट में बनाया हूँ। बहुत सारी चीजें मैं खुद बनाता हूँ, मैं खुद प्रॉम्प्ट डाल डाल करके मतलब R&D करते जाता हूँ कि क्या नया बन सकता है, और बहुत क्रेजी रिजल्ट देता है जीपीटी नैनो बनाना। बाकी जितने भी AI सॉफ्टवेयर मैं पर्सनली ज़्यादा यूज़ नहीं करता, आई एम लॉयल टू जीपीटी, बट बेस्ट टूल। जो बोलते हैं कि हाँ AI जॉब खा रही है, तो शायद कहीं ना कहीं खा रही है या बोल सकते हैं कि अर्ली डेज में ना आपका काम बहुत इजी हो जाता है, अगर यू आर अ स्मॉल ब्रांड, यू आर जस्ट स्टार्टिंग विद द थिंग्स आउट ना, तो बहुत सारा लोड आपका कम हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेट कर सकते हो, आपको लोगों की नीड नहीं है ऑनेस्टली स्पीकिंग। बट स्टिल मैंने एक टीम मेंटेन करके रहा कि कब तक हम AI पे जनरेट रहे, जो आइडिएशन और जो क्रिएटिव थिंकिंग इंसान कर सकता है शायद वो जीपीटी ना कर पाए, तो वी मेंटेन वही। 50-50। तो अगर तुम जैसे एक तरीके से, अगर जैसे हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं जीपीटी को, तो वो चीज़ तो खत्म हो गई है, ठीक है। अगर तुम खाली इंस्ट्रक्शंस पे काम करते हो तो तुम्हारा खत्म हो गया। अगर तुम उसमें क्रिएटिविटी लाते हो, तुम और भी चीज़ें अपने से ट्राई करते हो, हिट एंड ट्रायल मारते हो, तो तुम्हारी जॉब एक तरीके से सेफ मान सकते हैं, बिकॉज ये सब चीज़ें। एग्जैक्टली। अब यार चलो मैं एक बहुत बेसिक सा एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। आपको जीपीटी पे ना छोले भटूरे बनाने मिल जाएंगे, उसकी रेसिपी मिल जाएगी, लेकिन एट द एंड बनाना तो आपको खुद को पड़ेगा ना, जीपीटी आके तो बना के जाएंगे नहीं। तो जॉब अभी भी सिक्योर्ड है, मतलब अगर आप उसको सही तरीके से यूज करना सीख गए तो। दैट्स इट, ज्यादा बोलूंगा नहीं, आई डोंट कम फ्रॉम द AI बैकग्राउंड, आई कम फ्रॉम द पेट बैकग्राउंड, तो मैं उसी पे ज्यादा बात करूंगा। बट बिल्कुल या, बिल्कुल बिल्कुल। एंड मुझे भी काफी सही लगा मतलब आपसे कनेक्ट करके, एंड यू नो हम कैसे रैंडमली कनेक्ट हुए, राइट? बिल्कुल। ऑन रैंडम थिंग टू रैंडम पॉडकास्ट। सो यार ऑनेस्टली मालूम है, एक जो मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ, आगे क्या हो वो बात की बात है, लेकिन ना एक कनेक्ट, एक नेटवर्किंग, एक बॉन्डिंग आपको सही में आगे ले जाती है, आपको आपके अचीव, आपके जो गोल्स है उसको अचीव करने में हेल्प करती है। क्योंकि आज बूफर्स में एवरीथिंग आई गॉट राइट नाउ इज कंप्लीटली फ्रॉम द नेटवर्किंग, ठीक है। जो ग्रोथ मिली है, जो लोग मिले हैं, वो नेटवर्किंग के थ्रू ही मिले। इसलिए मैं सबको यही बोलता हूँ कि यार नेटवर्किंग करो जितना कर सकते हो, दैट इज द बेस्ट थिंग। मैं आपसे कनेक्ट हुआ बहुत मतलब एकदम रैंडम था, बट हो सकता है कि हमारा ये नेटवर्क हम दोनों को आगे ले जा पाए एक दूसरे की हेल्प करके, राइट? नेटवर्क टू नेटवर्क आपको कनेक्शंस मिल जाए, वो भी अर्ली स्टेज वाले लोग हैं जैसे मेरे स्टेज में है, या जो मेरे से भी लो आइडिएशन स्टेज पे है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना इस जर्नी में, आप जब एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में आते हो, ये सारे एंटरप्रेन्योर्स लोग ही रिलेट कर पाएंगे, और जो आने का सोच रहे हैं वो ये सोच समझ के आओ कि दिस इज द टफेस्ट पार्ट यू आर चूजिंग, ठीक है। आपको अगर लगता है कि आप जॉब स्किप करने के लिए इसमें आ रहे हो, तो यार ये जॉब से भी ज़्यादा डेंजर है, यहाँ पे आपको 24/7 काम करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे आप में पेशेंस होना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लोगों का प्रोडक्ट रेडी होते हैं, उनको 2-2 3-3 साल फंडिंग नहीं मिलती है, लॉन्च नहीं हो पाती है चीज़ें। पेशेंस इज द की, यहाँ पे कंसिस्टेंसी इज द की टू टू बी सक्सेस, ओके। आप जितना ज़्यादा कंसिस्टेंट हो, आप जितना ज़्यादा रोज अपने ब्रांड को लेकर के बैठते हो, तभी ये चीज़ें ग्रो होंगी। मेरे 4 स्टार्टअप फेल हुए, हो सकता था मैं 4 स्टार्टअप के बाद में मतलब गिव अप करके जॉब लेकर के बैठ जाऊँ, बट मैंने कंसिस्टेंसी मेंटेन किया। चीज़ों से सीखो, फेलियर से सीखो, बट कंसिस्टेंसी मेंटेन रखो। अगर आप में नहीं है, अगर आप में पेशेंस नहीं है, तो यार आप आओ ही मत। और जब आप ये जर्नी में आओगे ना, आप बहुत सारे लोगों को मतलब खो दोगे। मेरे नेटवर्किंग अच्छी है, मेरे सबके साथ टर्म्स अच्छे हैं, लेकिन एक अनफॉर्चुनेटली बात है कि मैं ना, मेरे जो फ्रेंड्स थे, जो क्लोज फ्रेंड्स थे, मैं उनको टाइम ही नहीं दे पाता था, क्योंकि मैं इतना फोकस हो गया था मेरे स्टार्टअप में कि मैं सुबह 9 बजे घर से निकलता हूँ, मेरे ऑफिस में आता हूँ, और रात को 1-1 2-2 बजे घर जाता हूँ, और कंप्लीटली मैं वीडियोस देख रहा हूँ, यूट्यूब से कुछ नई चीज़ कर रहा हूँ, अपने आप को बिल्डअप कर रहा हूँ, या सेल्स के ऊपर ध्यान दे रहा हूँ, तो इतना बिजी हो जाता हो कि आप अपने दोस्तों को टाइम नहीं दे पाते हो। हैंग आउट छूट जाता है, उनकी बर्थडे पार्टी छूट जाती है, वीकेंड्स में जो आप इंजॉय करते थे, जो बैठते थे। मेरे नहीं बचे दोस्त, ऑनेस्टली मेरे जो पुराने दोस्त थे उनको टाइम नहीं दे पाता, तो यहाँ पे ना बहुत चीज़ें खो जाओगे। फैमिली टाइम, गेट टुगेदर्स जो होता है फैमिली का, रिलेटिव्स फंक्शंस,
दोस्ती यारी सब आपको एक बार का छोड़ना पड़ेगा अगर आप सीरियस हो अपने स्टार्टअप को लेकर के। तो ये तो जेन्युइन सी बात है कि आप बहुत चीज़ें खोएंगे इस जर्नी में, लेकिन लॉन्ग टर्म बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। अगर आप जितने भी बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स को देखोगे तो दे आर अलोन, they are not lonely, they are not sad about that, they are happy for that. I am do happy कि ठीक है लोग नहीं है लेकिन मेरे पास आज कुछ है जो मेरा खुद का बना हुआ है। तो इट इज़ फैसिनेटिंग। सबको लगता है बाहर से कि यार स्टार्टअप करेंगे, फंडिंग आएंगी, ऐसा वैसा खुद के सपने पे काम करेंगे, 9 to 5 को स्किप करेंगे। बट उस 9 to 5 को स्किप करने के लिए आपको 24/7 काम करना पड़ता है अर्ली डेज में। तो बिल्कुल स्टार्टिंग सामने से फैसिनेटिंग है लेकिन बैकएंड में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस है। जो एक अगर आप जब कोई भी एंटरप्रेन्योर से बात करो, आप एक चीज़ बताएं कि उसने कितनी चीज़ें खोया है। मैं अकेला नहीं बोलता हूँ, बहुत लोग ने अपनी जर्नी में बहुत लोग खोए हैं। तो सैक्रिफाइस तो करना पड़ेगा कुछ पाने के लिए, वो चीज़ सोच बिल्कुल भाई करके आओ। दैट्स इट। आई वांट टू ऐड इन द लास्ट पॉइंट कि सैक्रिफाइस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस जर्नी। दैट्स इट। बाकी तो यार चलते रहेगा, अप्स एंड डाउन बाकी आते तो रहेंगे। चलता रहेगा। लास्ट पीस ऑफ एडवाइस, 2 वे में जाऊंगा, एक सेंटेंस बोलूंगा और 3 वर्ड्स समझा करके जाऊंगा। पहला, फंडिंग के पीछे मत भागना, ठीक है। अपने स्टार्टअप को ऐसा बनाओ कि इन्वेस्टर्स आपके पीछे भागे, ना कि आप इन्वेस्टर्स के पीछे भागो, ठीक है। सेकंड चीज, आपको बस 3 चीज का ध्यान रखना है यार, ठीक है। सबसे पहला पेशेंस, दूसरा एग्जीक्यूशन और तीसरा कंसिस्टेंसी। अगर आपने 3 चीज को अचीव कर लिया ना, आपके स्टार्टअप को यूनिकॉर्न बनने से कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि मैंने जब केस स्टडीज और बाकियों की स्टोरीज पढ़ा हूं, मैंने ये 3 चीज कॉमन पाया कि उनमें 3 चीज ही थी यार। पेशेंस था, वो दिन रात काम करते थे, और उनका एग्जीक्यूशन फास्ट था। ये 3 चीज सॉल्व होगी, आपका स्टार्टअप बन गया। दैट्स इट फ्रॉम माय एंड। And from your सही है यार। startup, from your this podcast, I just wanted to हाँ add one more thing. जो भी हाँ कॉलेज स्टूडेंट्स है, जो भी इंटर्नशिप या जॉब ढूंढ रहे, तो वी ऑल्सो प्रोवाइडेड ट्रेनिंग प्लस इंटर्नशिप ऑफर। तो ओके जिन किसी को भी कनेक्ट करना है, जो भी इंटरेस्टेड है हमारी इस जर्नी में टू बी द पार्ट ऑफ, तो आप हमारे पेज पे या हमारी मेल आईडी पे यू कैन कॉन्टेक्ट अस info.woofers@gmail.com। सो आप ओके हमें कनेक्ट करो, वी वुड लव टू हेल्प यू। कोई अगर स्टार्टिंग कर रहा है आइडिएशन से, तो जो गलतियां मैंने किया हो, जो चीज़ें मैं सीखा हूँ, आई वुड लव टू सपोर्ट दैट एंटरप्रेन्योर। क्योंकि यार हम एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे तो कुछ मतलब नहीं है। एक दूसरे को सपोर्ट करके आगे चलो, कोई एक दूसरे का कंपटीशन नहीं है, सब अपने बिल्कुल एग्जीक्यूशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो किसी को भी हेल्प चाहिए, जितनी मैं सपोर्ट कर पाऊँ, जितना मैं आपको मदद कर पाऊंगा, आई एम रेडी टू सपोर्ट। आई लव टू सपोर्ट, आई लव टू टॉक विद द पीपल्स। सो डू कॉन्टेक्ट मी कभी भी। हम 2 वे में ओके जाते हैं कि हम पहले ना यार आपको ट्रेनिंग देते हैं। अगर जस्ट पास आउट स्टूडेंट है या फिर सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर के बच्चे हैं, तो हम उन्हें पहले तो 3 महीने की ट्रेनिंग देते हैं। उसके बाद जो अच्छा परफॉर्म करते हैं, हम उनको सीधा ऑन बोर्ड कर लेते हैं ऑन स्टाइपेंड या फिर ऑन ईसॉप्स या ऑन सैलरी। तो ओके 3 महीने बाद में यू विल बी गेटिंग ऑन बोर्ड ऑन द वूफर्स। तो भाई देख लो भाई, जो भी इधर तक देख रहे हो भाई को कांटेक्ट करो आराम से। वैसे तो इधर तक बहुत कम लोग देखते हैं, तो तुम हो सकता है तुम्हारे ज्यादा चांसेस बन जाए शॉर्टलिस्टमेंट के। तो बिल्कुल ये तो बिल्कुल है। बिल्कुल। हाँ, तो वही कैसा लगा पॉडकास्ट। अगर तुम्हें थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो, ठीक है, तो एक लाइक कमेंट कर देना एंड बताना तुम्हें क्या सीखने को मिला। एंड तुम ये भी बताओ कि भाई नेक्स्ट पॉडकास्ट में किसको देखना है। थोड़ा औकात में बताना मेरी, क्योंकि कभी बोल दो अमन गुप्ता को बुला लो, भाई इतना तो नहीं पता मुझे कैसे बुलाते हैं अमन गुप्ता को, लेकिन ये सब है, ठीक है। तो अगर तुम्हें थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक कमेंट कर देना एंड बताना कि तुम्हें क्या क्या देखने को अच्छा मिला, क्या क्या सीखने को मिला। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीक में। चलो।